हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टोनॉमी। मेरा नाम है अंकित। तो आज हम लोग एक ऐसे मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न, मैं कहूँ तो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है और इसके हाईली चांसेस हैं कि ये है हमें फ्यूचर में भी ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न देता रहेगा। तो आज हम जिस मिड कैप स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है CDSL, जिसका मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो हम CDSL को इन पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम जानेंगे अबाउट द कंपनी, इट्स बिजनेस, इसकी लीडरशिप कैसी है, इस कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, ये इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे रख रही है, और इसके की रिस्क क्या हो सकते हैं, और इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या हो सकता है। कि जैसे कि ये हमें पास्ट में इतने अच्छे रिटर्न देते आया है तो क्या हमें फ्यूचर में भी इतने अच्छे रिटर्न देते रहेगा। और लास्ट में हम चेक करेंगे क्या इसके फाइनेंशियल में इतना दम है कि ये जो आज हमें इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं क्या ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कंपनी के बारे में। जैसे मैं आपको कंपनी का नाम पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है CDSL, जिसका मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इसकी स्थापना 1999 में होती है और इसके जो मेजर प्रमोटर हैं वो हमारा BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसे अपना लाइसेंस एज अ डिपॉजिटरी सेबी के द्वारा 1999 में ही दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिपॉजिटरी का मतलब क्या है, क्योंकि ये मेनली जो इसका वर्क है वो डिपॉजिटरी का ही है। डिपॉजिटरी मतलब ये हमारे जो शेयर्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, ये इसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। हमारे सारे शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। इसका मेजर बिजनेस यही है। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी की मतलब CDSL की मेनली 3 सब्सिडीज़ हैं जिनके थ्रू ये अपना सारा बिजनेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारी पहली है CVL, दूसरी है हमारी CIRL और तीसरी है हमारी CCRL। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के लीडरशिप के बारे में। तो CDSL के जो हमारे MD एंड CEO हैं उनका नाम है नेहल वोरा, जिनको इस सिक्योरिटी एक्सचेंज की फील्ड में 2 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपना करियर 1996 में सेबी के साथ शुरू किया था और उन्होंने CDSL को एज अ MD एंड CEO ज्वाइन किया है 2019 में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। CDSL ये इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन। मतलब इंडिया में जो भी जिस कंपनी पर सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं वो है हमारी CDSL। और सेकंड है कि इसके पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है उसका नाम है जीरोधा। और तीसरा जो इनका स्ट्रेंथ है वो है इनका लो कॉस्ट मॉडल। ये बहुत ही लो कॉस्ट में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने जो कॉम्पिटिटर उनसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। और चौथी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी कंपनी में, उसका मैनेजमेंट। और जो CDSL का जो मैनेजमेंट है वो हाईली एक्सपीरियंस, और जिस फील्ड में CDSL काम कर रही है उन्हें इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग बात करेंगे अब इसके कॉम्पिटिटर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में मेजर 2 ही डिपॉजिटरी कंपनीज लिस्टेड हैं, जिसमें हमारी पहली आती है CDSL और दूसरी आती है हमारी NSDL। CDSL के जो मेजर प्रमोटर वो हमारे BSE हैं मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और हमारे जो NSDL है उसके जो मेजर प्रमोटर हैं वो हमारे NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी जो CDSL है वो ज़्यादा, उसके पास ज़्यादा अकाउंट ओपन है, उसके पास ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लिस्टेड है, तो ये इसके कंपटीशन में NSDL कहीं आती ही नहीं है। NSDL बहुत पीछे रह जाती है CDSL के कंपटीशन में। तो चलिए अब जानते हैं कि कंपनी के लिए मेजर रिस्क क्या हो सकते हैं। इसके मेजर 2 ही रिस्क हैं। पहला है कि इसकी हाईली डिपेंडेंस ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, मतलब जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये जो CDSL का स्टॉक है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म कर रहा है तो ये भी बुरा परफॉर्म करेगा, जैसे कि हम पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों। इसका मेनली रीज़न यही है क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी के जो ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ता जाता है, तो इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है।
लेकिन जब स्टॉक मार्केट जब हम जानते हैं जब कंसोलिडेट होता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो जल्दी जो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है और कंपनी को काफ़ी लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। और दूसरा जो इसका मेजर रिस्क है वो इसका साइबर अटैक है। मतलब कि क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं हर साल कि अपनी इसके जितने कंप्यूटर्स हैं, जितना जो सिस्टम उन्हें अपग्रेड करना पड़ता है कि इन्हें साइबर अटैक से बचाया जा सके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में। जैसा कि हम पिछले कुछ ईयर्स में देख चुके हैं कि जो नंबर ऑफ़ डीमैट अकाउंट हैं वो ओवर द ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं, और चाहे हम लोग कहें माने या ना माने, और ये ओवर द ईयर्स बढ़ते जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल्स की जो हमारी जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें डीमैट अकाउंट खुलवाना तो तय ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में लोग स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्ट करेंगे कि आज जितने इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा करेंगे? और जैसे अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया में बहुत कम ही लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी बहुत जो हमारा जो मेजर सेक्टर, जो मेजर लोग हैं, जो मेजर पॉपुलेशन है, वो भी हमारे देश के तो बहुत थोड़े से परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी मेजर सेक्शन तो बचा ही हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर एकदम सिक्योर है और ये आगे भी ऐसे ही अच्छे रिटर्न देता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं कंपनी की जो अभी करंट मार्केट कैप है वो लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर है, और इसका जब मैं आज ही जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी जो प्राइस है वो हमारी 1000 रुपीज़ है। ये इसका जो 52 हाई है वो 1400 के आसपास है, और जो 52 वीक लो है वो 881 के आसपास है। इसका जो अभी PE चल रहा है वो 36 के आसपास है, और बुक वैल्यू 103 है। कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी पे करती है। इसके ROC एकदम बहुत ही अच्छे लेवल पे है। इसका जो अपटेक रेशियो है ये भी 1 के ऊपर है। कंपनी इसके पास रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कंपनी के ऊपर सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, और कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स हैं वो ओवर द ईयर बढ़ती गई हैं। कंपनी की EPS 27 रुपीज़ है, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है और जो नेट मार्जिन है वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो अभी ओवरऑल हम ऊपर देखें तो कंपनी में अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी अपने 50 DMA और 200 DMA के नीचे अभी कंपनी का स्टॉक है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे जाऊं तो कंपनी की जो सेल्स है वो ओवर द क्वार्टर्स बढ़ती ही गई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ता गया है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 60 के आसपास 61-62 पे कांस्टेंट है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ओवर द ईयर बढ़ता ही गया है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो जहां इसकी 2011 में इसकी जहां सेल्स थी 94 करोड़ थी, अब वो हमें जो ट्रेलिंग 12 मंथ में वो 567 करोड़ पे पहुंच चुकी हैं। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जहां 2011 में 61 करोड़ था, अब वहीं प्रेजेंट में 341 करोड़ पे पहुंच गया है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ओवर द ईयर्स बढ़ते ही आया है, और अभी करंटली 60% के आसपास है। अगर मैं आपको बताऊं जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ओवर द 10 ईयर इसकी 19% के आसपास है, और इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो ओवर द ईयर अगर मैं 10 ईयर्स की बात करूं तो लगभग 20% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं इसके स्टॉक CAGR की बात करूं तो इसकी जो स्टॉक CAGR है 5 ईयर्स का वो लगभग 28 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 ईयर का 19% के पास है, बहुत ही अच्छा है ये भी। अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो ओवरऑल कांस्टेंट, कंपनी में कोई भी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, और कंपनी को रिजर्व है वो 161 करोड़ से बढ़ के आज 971 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है, और जो कंपनी के जो फिक्स एसेट की जो नंबर्स हैं वो ओवर द ईयर बढ़ते ही चले गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अगली नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर चाहते हैं कि मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करूं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।